कुछ क्वेश्चन करते हैं और एंड next question is find everything for ellipse 9x square plus 4y square minus 18x minus 16y minus 11 is equals to 0. Second part, three x minus 4y plus 1 whole square upon 100 plus 4x plus 3y minus 7 whole square upon 25 is equals to 1. Question 2. Find equation of ellipse if focus, center and eccentricity are 3/4, 2/3 and half respectively. Question number 3. Find equation of circle which has center as focus of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equals to 1 on right hand side of x axis and which touches the ellipse and which touches the ellipse. चलो पहले यही करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरीथिंग ऑफ द एलिप्स. ये जो देखो सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा सा सोचने में हमें दिमाग खर्च होगा और ये जेई में अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है. दो वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट ऐसे दे रखा है 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ऐसे ही वाई स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, तो प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 11. तो 9 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक 2x का टर्म आएगा, एक 1 आएगा,
तो इंटू 9 से 9 एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ से भी 4 एक्स्ट्रा आएगा, 4 इंटू 4 16 आ गया, तो 16 प्लस 9 25 एक्स्ट्रा आ गया। तो दोनों तरफ अगर हम 25 जोड़ दें तो जो इधर 25 आया वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के काम चला आ गया, और इधर जो 25 आएगा वो कितना हो जाएगा 36, तो उसकी वजह से 36 हो गया। नाउ इसको आई कैन राइट डाउन x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स टाइप हो गया, बस ओरिजिन शिफ्ट हो गया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलिप्स को हमने शिफ्ट कर लिया, ओरिजिन को वहीं रहने दिया। ठीक है, और सेंटर जो है वो हमारा 1,2 पे शिफ्ट हो गया। ए का वैल्यू छोटा है, बी का वैल्यू बड़ा है, उसका मतलब क्या है कि ये वर्टिकल इलिप्स है। तो जो इलिप्स आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ये लाइन हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 1, ये लाइन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 2, क्योंकि सेंटर 1,2 है, तो सेंटर जो है वो आ गया 1,2। a का वैल्यू 2 है, तो इधर a1 इधर a2, a का वैल्यू 2 है तो इससे 2 आगे, तो y कोऑर्डिनेट तो इन तीनों का सेम ही रहेगा, वो तो 2 ही रहेगा। इसका x कोऑर्डिनेट 1 से 2 आगे कितना हो जाएगा 3,2, और इसका 2 पहले तो -1,2। ठीक है, ऐसे ये b1 एंड दिस विल बी b2। b1 विल बी, b1 का जो x y कोऑर्डिनेट होगा वो इससे b डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, हम इस y के नीचे जो है उसी को b बोल रहे हैं, तो इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, तो x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 1,5। ये जो होगा x कोऑर्डिनेट 1 रहेगा, y कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा, तो 1,-1। ठीक है, अब उसके बाद एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा, तो दिस विल बी 5/9 और ई विल बी √5/3। ठीक है, तो बी ई कितना हो जाएगा, क्योंकि बी बड़ा है इस वाले केस में। जो सेंटर से डिस्टेंस होता है फोकस का, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो ए ई होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, तो इसमें बी ई हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, तो बी ई कितना हो जाएगा 3√5/3 विच विल बी √5। तो अगर यहाँ पे फोकस है S1 और ये S2 है, तो S1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो इन सभी का 1 रहेगा, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन पे तो एक का अगर 1 रहेगा तो सभी का 1 रहेगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 से इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 प्लस √5। ऐसे ही जो S2 होगा वो √5 डिस्टेंस नीचे होगा, BE डिस्टेंस जो है उतना नीचे होगा, तो S2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1,2 माइनस √5, तो 2 में से √5 नीचे आ गया, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वर्टिसेस आ गए, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस आ गया, सेंटर आ गया, फोकाई आ गया, एसेंट्रिसिटी आ गया, और क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स के लिए जो ये डिस्टेंस है वो हो जाएगा b/e। ठीक है, b/e, तो be अगर इतना है तो b/e कितना हो जाएगा 3/√5/3, मतलब 9/√5। तो यहाँ से 9/√5 डिस्टेंस ऊपर होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 से 9/5 डिस्टेंस ऊपर, एंड 2 से एक डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा d2 d1। तो डायरेक्ट्रिसिस का इक्वेशन d1, d2 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 ± 9/√5 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, तो वो तो x कोऑर्डिनेट इसका 1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट यही d1 वाला हो जाएगा। तो जो फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस आएगा n1 n2, n1, n2, तो उनका x कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा, y कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा 2 ± 9/√5।
ये हो गया। ठीक है, वैसे देखो ये अभी आगे पढ़ाया जाएगा कि जो मेजर एक्सिस है इसको डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्किल ऐसे खींचूं तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किल। तो इस वाले केस में ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी a, सेंटर हो जाएगा 1,2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर a का वैल्यू कितना है 3, क्योंकि ये 3 है डिस्टेंस, तो 3 स्क्वायर बराबर 9। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया है तो अभी आगे वैसे डिफाइन करेंगे, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल खींच लिया। तो जो स्टैंडर्ड इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल वाला जो स्टैंडर्ड इलिप्स होगा जिसमें सेंटर ओरिजिन होगा, उसका ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बस ये इक्वेशन आ गया। सेंटर सेम ही रहेगा तो इसका भी सेंटर 1,2 ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें मैक्सिमम चीज़ें आ गई हैं। और क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। हाँ, एंड्स ऑफ लेटर्स रेक्टम और निकाल सकते हो। ठीक है, वो भी निकाल ही लेते हैं, तो कुछ जगह बनानी पड़ेगी। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये ठीक है, ये हो गया L1 L1 डैश, यहाँ हो जाएगा L2 L2 डैश। तो जो भी फोकाई के y कोऑर्डिनेट थे वो तो L1 L1 डैश और L2 L2 डैश के सेम ही होगा। तो फोकस का y कोऑर्डिनेट क्या था, 2 + √5 2 - √5, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो L1 L1 डैश L2 L2 डैश, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा 2 ± √5। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो इससे b² डिस्टेंस आगे एंड b² डिस्टेंस पीछे। अब b² का मतलब क्या है, छोटे वाले का स्क्वायर, तो b² का मतलब यहाँ पे a² हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2 था तो 4 और b का वैल्यू 3 था तो 3, तो 4/3। ठीक है, तो 1 से 4/3 डिस्टेंस इधर एंड 4/3 डिस्टेंस उधर, तो ये आ जाएंगे। यहाँ से प्लस माइनस के चारों कॉम्बिनेशन ले लिए तो ऐसे करके 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट एवरीथिंग फॉर दिस एलिप्स। ठीक है, चलो टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया 3x - 4y + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 4x + 3y - 7 अपॉन 25 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये देखो क्वेश्चन जेई में इस टाइप का आया नहीं है अभी तक, बट कॉन्सेप्ट अगर हम समझाना चाहें तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो। तुम ऐसे समझो जैसे एक स्टैंडर्ड इलिप्स है और ओरिजिन, उसका इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब इस पे हमने एक पॉइंट लिया P विच इज से x, y, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, ये डिस्टेंस y हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस x हो जाएगा, मतलब जो बड़े वाला नंबर है a, उसके ऊपर जो x आया, इस x को आई कैन ट्रीट एज, ये वाला जो x है वो हमेशा y एक्सिस से डिस्टेंस है। अच्छा, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। तो जो बड़े नंबर के ऊपर लिखा है x,
अगर उसको मैं 0 कर दूं तो ये माइनर एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा, ये ठीक है, गिवन a इज ग्रेटर देन b। और जो यहाँ पे छोटे नंबर के ऊपर जिसका स्क्वायर लिखा है उसको अगर मैं 0 कर दूं तो y इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन आ जाएगा, मेजर एक्सिस का इक्वेशन। इसको हम एक तो इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो लिखा है, दिस एक्स एंड वाई आर नथिंग बट इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। एक तो हम इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा हम इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाल सकते हैं, वो घुमा फिरा के सेम ही चीज़ है। अगर मैं P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ P1 एंड x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ P2, तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट P1 इज नथिंग बट मॉड x पॉइंट P से, कैपिटल P से माइनर एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, P1। तो P1 इज नथिंग बट मॉड x। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन इज नथिंग बट P2 का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर बराबर 1। तो x, y पॉइंट से यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा किसके ऊपर, माइनर एक्सिस के ऊपर। जो बड़ा नंबर है उसके न्यूमरेटर में जो लिखा है वो माइनर एक्सिस है, ये याद रखेंगे, ये लिखा है ऊपर, ठीक है। अगर हम इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल देता हूँ तो इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में इलिप्स का इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इलिप्स के अंदर जेई के सिलेबस में नॉर्मल इलिप्स है, मतलब टिल्टेड इलिप्स नहीं है, यही इलिप्स है। और इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने इसमें कर रखा था, ये वाला जो इलिप्स था इसमें ट्रांसलेट कर रखा था। ट्रांसलेट करने से क्या होगा, एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा। अगर हम केवल स्टैंडर्ड इलिप्स को, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इलिप्स है, अगर हम उसको ट्रांसलेट करें, इधर उधर ले जाएं, तो उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा। एक्स वाई मतलब 2h एक्स वाई जो होता है ना, वो वाला एक्स वाई, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट वाला टर्म होता है एक्स वाई, वो नहीं आएगा। तो अगर वो नहीं आएगा तो जैसे इस वाले केस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई आएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म्स को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, वाई स्क्वायर और वाई के टर्म्स को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट कि फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, जैसे हमने अभी निकाला इसके लिए। अगर ये वाला इक्वेशन हम पूरा ओपन करके लिख दें, ये ठीक है, ये वाला इक्वेशन अगर हम पूरा ओपन करके लिख दें तो इसमें एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स वाई भी आएगा। एक्स वाई आने से क्या हो गया कि ये वाला जो इलिप्स है वो ऐसे टिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कौन सा सिलेबस में नहीं है, अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूं, अभी तो खैर ये हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखने की वजह से आई कैन आइडेंटिफाई कि इसमें फोकस कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, ये सब निकल आएगा। अगर जनरल इक्वेशन लिख दिया जाए ना, इसको ओपन करके लिख दें, स्क्वायर खोल दें, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख दें, वो जो इक्वेशन आएगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि हमें पहले एक्सिस रोटेट करना पड़ेगा, फिर सारा निकालो फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये सब, फिर वापस एक्सिस रोटेट करो, ठीक है। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस, ये ठीक है। बट इस फॉर्मेट में अगर लिखा है तो जैसा मैंने बोला कि अभी तक कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट आ सकता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, P1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो P1 P2 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनाने के लिए इस लाइन के नीचे 5 चाहिए, तो 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन 25, तो यहीं चला गया, अब नीचे 4 बचा, प्लस ये इसी के परपेंडिकुलर लाइन है, तो 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये 5 ऊपर क्यों लगे, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऐसा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी होल डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वजह से 25 ऊपर लगे, तो नीचे कितना बचा, 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आया, ठीक है। अब जैसा हमने यहाँ पे बोला था, अगर हम इससे कंपेयर करें तो बड़ा नंबर ये, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो हम ऐसे देखते हैं कि जो बड़े नंबर के ऊपर लिखा है ये ठीक है, मतलब जो बड़ा नंबर है वो उसकी वजह से इलिप्स वर्टिकल हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर इधर होता y के नीचे, तो सॉरी, अगर y के नीचे बड़ा नंबर होता तो वर्टिकल हो जाता है, x के नीचे होता तो हॉरिजॉन्टल हो जाता। अब इसमें क्या है, इसमें तो इलिप्स ऐसे है, तिरछा है,
ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं कि वर्टिकल बनेगा, एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, वाई के नीचे बड़ा। एक्स और वाई कुछ है ही नहीं, एक्स और वाई तो जब होता है जब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होता, तो वो तो है ही नहीं इसमें। इसमें तो हम ऐसे चेक करेंगे कि जो बड़ा नंबर है ए, उसके न्यूमरेटर में जो x लिखा है अगर मैं उसको 0 के बराबर कर दूं तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। तो 4 के ऊपर जो लिखा है उसको अगर हम 0 कर दें तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। अब ये तो लाइन है, अपॉन 5 लिखो या ना लिखो, 5 को उधर ले जाओ, 0 में मिला दिया अगर हमने लाइन का इक्वेशन लिखा है तो। ये माइनर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस का इक्वेशन दूसरे वाला छोटे के ऊपर जो लिखा है 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। जब हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया तब हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना हो गया 2 एंड b का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, a और b मतलब अब हम a और b ये देखने के लिए यूज़ नहीं करेंगे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो है नहीं, सॉरी यहाँ 0 लिखा था 1 होगा, ऑफकोर्स 0 नहीं आएगा 1 ही आएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं आएगा। अब ए और बी का वैल्यू हमें बेसिकली मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का लेंथ दे रहा है। ठीक है, तो ये एलिप्स कैसे है, ये एलिप्स ऐसे, मेजर एक्सिस का स्लोप नेगेटिव है तो ये ऐसे करके है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस, ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व किया तो सॉल्व करके दिखाई दे रहा है 4 और 3 7 माइनस 7 0, 3 और 1 4 माइनस 4, तो जो इसका सेंटर आएगा दैट इज़ 1,1। अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो सेंटर कितना आएगा 1,1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए आ गया, बी आ गया, तो ई स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज़ 4, तो 3/4 हो गया, तो दैट वुड मीन ई बराबर √3/2 हो गया। ठीक है, ए ई कितना हो जाएगा, दैट विल बी √3। ठीक है, अब बताओ हमें क्या चाहिए। ठीक है, अब सब कुछ कैसे निकलेगा, ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है -4/3। तो स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म होता था h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा, उससे अब हम सब कुछ निकालेंगे। तो इसका अगर 4/3 है तो इस लाइन के लिए साइन थीटा हो जाएगा 4/5, कॉस थीटा हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब बताओ क्या निकालना है। अगर हम बोलें कि फोकस निकालना है S1 और S2, ठीक है, तो S1 और S2 इस बेस पॉइंट विच इज़ 1 1, ये हमारा HK की तरह काम करेगा, इससे प्लस माइनस ए ही डिस्टेंस पे, उसमें h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा में तो r एल्जेब्रिक डिस्टेंस होता है, तो S1 और S2 में से एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे है, तो एक के लिए r पॉजिटिव आएगा, एक के लिए r नेगेटिव आएगा। कितना पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, AE मतलब √3। तो जो फोकाई हो जाएगा S1 S2 वो हो जाएगा h प्लस माइनस r कॉस थीटा -3/5। टेन थीटा नेगेटिव है इसलिए कॉस थीटा नेगेटिव है, और साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉमा k प्लस माइनस r साइन थीटा दैट इज़ 4/5। ये हमारे हो गए फोकस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वर्टिसेस निकालना हूँ A1 या A1 इधर बोल लो, चलो A2 इधर बोलो, तो वर्टिसेस का मतलब क्या है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो A1 A2 कितना आ जाएगा, एच तो इतना ही रहेगा, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस 2 हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस A के बराबर है, माइनर एक्सिस सॉरी मेजर एक्सिस का लेंथ, तो अब आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2, बाकी सब कुछ ऐसे -3/5, 1 प्लस माइनस 2 इंटू 4/5, ये हो गया। ठीक है, सेंटर आ गया, फोकस आ गया, ये आ गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट्रिक्स के लिए जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है N1 वो निकाल लिया, वो A/E डिस्टेंस पे होगा, तो A अगर ये है और E ये है
तो a बाई ई कितना हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। तो फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस विच इज n1, n2, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से 1, बस डिस्टेंस 4/√3 हो गया। तो 1 ± 4/√3 -3/5, 1 ± 4/√3 इंटू 4/5। अच्छा, ये दोनों जगह प्लस माइनस लिखा है, बट दीज आर नॉट 4 पॉइंट्स, दीज आर ओनली 2 पॉइंट्स। दोनों बार एक बार आर की जगह प्लस लेना है एंड दोनों जगह एक बार माइनस लेना है। तो फिर एक बार ये n1 आ जाएगा, एक बार ये n2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन कितना आ जाएगा। देखो, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये इसके पैरेलल है माइनर एक्सिस के। तो अगर इसके पैरेलल है तो 3x - 4y प्लस लैम्डा बराबर 0 होगा। ठीक है, ये जो लाइन है ऐसे यहाँ पे एक दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी ऐसे करके d2 d1। तो जो d1 d2 है वो माइनर एक्सिस के पैरेलल है, मतलब 3x - 4y तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो n1 n2 से पास करेगा और n1 n2 के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ रख के सेटिस्फाई करा दें, जो भी c का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को मैंने सेटिस्फाई कराया तो बराबर c का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ बराबर c, फिर c निकालने के लिए एक बार प्लस वाला सेटिस्फाई करा दिया दोनों जगह से, एक बार माइनस वाला, तो एक बार ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, एक बार ये आ जाएगी। तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली ऐसे ही 3 टाइम्स 1 ± 4/√3 -3/5। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट रखा इसका, फिर -4 टाइम्स y कोऑर्डिनेट रखा 1 ± 4/√3 4/5। ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ऐसा करने से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब अगर हमें एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है b1 b2, तो वो 1,1 तो बेस पॉइंट तो यही रहेगा, बट स्लोप इसका यूज़ होगा और इसका स्लोप कितना है 3/4। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो b यूज़ हो जाएगा। अगर 3/4 है तो साइन थीटा 3/5 हो जाएगा, कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम बोलें कि एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज b1, b2, तो वो आ जाएगा h ± r मतलब b1, कॉस थीटा तो वो आ जाएगा इस बार 4/5, 1 ± r साइन थीटा 3/5। ये b1 और b2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, तो 2b² इज 1, a कितना है 2, तो कितना हो गया 1। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया 1। तो अगर मेरे को एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए तो ये हाफ हो जाएगा डिस्टेंस एंड ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन होगी ये भी माइनर एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका भी स्लोप यही आएगा 4/5 एंड 3/5 आएगा। तो S1 के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता ही है। फिर शुरू हो गए, इस बार बेस पॉइंट S1 हो जाएगा 1 1 की बजाय, क्योंकि अब इस लाइन पे है तो इस लाइन के लिए बेस पॉइंट तो S1 से डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो 1 1 की जगह S1 के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, ये पूरा प्लस R तो ये हाफ हो जाएगा एक बार माइनस हाफ हो जाएगा। ऐसे S2 का यूज़ करेंगे तो बाकी के दो आएंगे, दैट यू कैन फाइंड योरसेल्फ। ठीक है, और जैसा हमने बताया था कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो आराम से। सेंटर 1,1 हो गया एंड रेडियस 2 हो गया, तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर 4। ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, प्रीटी सिंपल। तो
तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ फोकस, सेंटर एंड एसेंट्रिसिटीज आर इतना इतना। ठीक है, फोकस और सेंटर दोनों मेजर एक्सिस पे लाई करता है। तो इन दोनों में देखो हम देखते कैसे हैं, फोकस और सेंटर ये दोनों पॉइंट मेजर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों में ना तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना वाई कोऑर्डिनेट सेम है। उसका मतलब क्या है कि ये जो दो पॉइंट मेजर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ना तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं ना वर्टिकल हो सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि एलिप्स टिल्टेड बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनेगा एलिप्स जिसमें इसने फोकस दिया है 3,4। ठीक है, फोकस मतलब S1 ये हो गया, 3,4 दिया है, एंड सेंटर दिया है 2,3, एसेंट्रिसिटी दी है हाफ। ठीक है, तो जो हमने पुराने क्वेश्चन में किया था जस्ट इससे पहले वाले में, उसी तरह की चीज़ें लगा के हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं ये। ठीक है, बट मेरे को केवल इक्वेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपल है, फिर तो कैलकुलेशन कम ही होगा अगर केवल इक्वेशन चाहिए तो ये। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, S1C, वो होता है बेसिकली AE, और डिस्टेंस फॉर्मूले से 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, √2। सो दिस इज इक्वल्स टू A कितना हो गया वो तो चाहिए, E कितना हो गया हाफ। तो A कितना हो गया, इसको अगर इधर ले जाएं 2√2। ठीक है, और B² हमारा होता है A² 1 - E²। तो A² कितना हो गया यहाँ से 8, और 1 - E² मतलब 4। तो 4 में से 1 गया, 3/4, मतलब ये कितना हो गया 6। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकालें? देखो बहुत सारे तरीके हैं इसका इक्वेशन निकालने के लिए। हम फोकस डायरेक्टरी से यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन है PS/PL = E, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें डायरेक्टर्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा। ये ठीक है, डायरेक्टर्स का इक्वेशन आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो अभी हमने क्वेश्चन में किया था, P1² / A² + P2² / B² = 1, वैसे भी कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका PS1 + PS2 एलिप्स के लिए 2a होता है हमेशा। सही है, फोकल डिस्टेंसेस का समेशन 2a होता है। ये इफेक्ट यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो मैं बेसिकली P1 और P2 यूज़ करके निकाल रहा हूँ। तुम PS1 + PS2 से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये दोनों पता है तो हमारा फोकस S2 कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2 ये होगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस माइनस दिस ये होगा। तो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो हमारा फोकस S2 ये आ गया। तो मेथड 1 तो ये हो गया, इफ़ आई एम टेकिंग एनी पॉइंट P x, y ऑन दिस एलिप्स, तो PS1 + PS2 विल बी 2a। दिस इम्प्लाइज
x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर PS1 हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, ये PS2 हो गया, बराबर 2a, a आया था 2√2, तो 2a कितना हो जाएगा 4√2। अब इस वाले इक्वेशन को उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करोगे तो इधर एक रूट बचेगा, ये वाला ट्वाइस ऑफ AB वाला, तो रूट को इधर छोड़ के, मतलब ये वाले √2 नहीं, √2 वाले रूट से कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल जो है रूट के अंदर उससे एक टर्म को उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दिया, तो उससे क्या होगा, दोनों तरफ x² और y² का टर्म कैंसिल हो जाएगा, वापस लीनियर आ जाएगा, एक रूट बचेगा। तो रूट वाले को उधर छोड़ के बाकी सबको इधर ले आए, फिर स्क्वायरिंग कर दिया, तो रूट उड़ जाएगा। ये ठीक करके देखना, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड नो। एक तरीका तो ये आ गया, इसके आगे डू इट योरसेल्फ। मेथड 2 क्या है कि अगर हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 2 पॉइंट फॉर्म में से 4 में से 3 गया 1, y2 माइनस y1, 3 में से 2 गया 1, तो 1 हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन कैसे निकाल ली हमने, x माइनस वाई तो स्लोप देख के निकाल लिया, अगर स्लोप मेरे को 1 चाहिए तो x माइनस वाई होना चाहिए, तभी स्लोप बनाएगा। और इनमें से कोई भी एक पॉइंट रख लो, तो जैसे 2,3 रखा तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा मतलब, और उसको नलीफाई करने के लिए +1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेजर एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद जो माइनर एक्सिस होगा वो, उसका स्लोप कितना हो जाएगा -1, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई, और ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा तो बराबर 5, ठीक है। फिर हमने ऐसे बोला था कि P1² अपॉन A² प्लस P2² अपॉन B² बराबर 1। तो इस पॉइंट से माइनर एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 होता है और मेजर एक्सिस पे P2 होता है। तो माइनर एक्सिस मतलब इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन A²। तो A² कितना है यहाँ से 8, प्लस मेजर एक्सिस का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन √2, ये हो गया P2² होल डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ दिस इज लेफ्ट एज ए होमवर्क कि इसमें पूरा ओपन करो, स्क्वायर रूट हटा के, और यहाँ से एक कोनिक की इक्वेशन लेके आओ 2 डिग्री वाली, ऐसे ही इसको ओपन करो, यहाँ से लेके आओ, फिर देखो आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है, अगर हम ये बोले ना कि यहाँ से कुछ और आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है, तो ऑफकोर्स तुमने गलत कैलकुलेशन किया है, और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता। मतलब एक तो हो भी सकता है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, बट ऐसा नहीं हो सकता, आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच हैज सेंटर एज फोकस ऑफ द एलिप्स, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब 2 फोकस होगा, एक राइट पे होगा एक लेफ्ट पे होगा। तो ये बोला कि जो राइट वाला फोकस है वो सेंटर है, एंड विच टचेज द एलिप्स, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया कि इसका यहाँ पे एक फोकस है, ठीक है, और ये इसको सेंटर मान के, S1 को सेंटर मान के हमने एक सर्किल बनाया, और वो सर्किल इलिप्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब कैसे टच करेगा उसको तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि यहाँ हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा सर्किल बनाया, ठीक है, वो तो किसी को टच वच नहीं कर रहा। फिर हमने क्या किया, उसकी रेडियस ऐसे बढ़ाते हुए चले गए, ठीक है। तो फिर जैसे बढ़ते बढ़ते वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे इलिप्स को टच करेगा। अगर मैं धीरे धीरे रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो किस पॉइंट पे टच करेगा, जो पॉइंट इलिप्स फोकस के सबसे पास में होगा,
उसको टच करेगा, ठीक है। और फिर या तो हम इसको और बढ़ाते रहें, ये ठीक है, फिर ये ऐसे कट करेगा, फिर एक बार क्या होगा कि लास्ट में टच करेगा इलिप्स को बाहर से, और उसके बाद जो सर्किल बनेगा और बड़ी रेडियस का, दैट विल कंटेन इंटायर इलिप्स, तो वो टच वच नहीं करेगा। तो एक सर्किल तो जब छोटे से हमने ऐसे बड़ा करना चालू किया तो एक बार तो सर्किल इलिप्स को इंटरनली टच करेगा, और अगर हम लगातार रेडियस बढ़ाते जाएं तो एक दूसरी सिचुएशन आएगा जिसमें इलिप्स सर्किल को इंटरनली टच करेगा। और ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा? जो सबसे पहली बार टच करेगा वो पॉइंट होगा जो नियरेस्ट होगा, और जो सबसे आखिरी बार टच करेगा वो पॉइंट होगा जो सबसे दूर होगा। तो हमने इलिप्स में फोकल डिस्टेंस पढ़ाया था, फोकल डिस्टेंस a प्लस माइनस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p होता है, ये ठीक है, PS1 एंड PS2। तो इसमें हमने बताया था कि PS1 मतलब PS1 एंड PS2 ये होता है। अब तो मेरे को तो PS1 चाहिए, तो PS1 ये माइनस वाला होता है। तो PS1 का मिनिमम वैल्यू हमने ये बोला सबसे पास में ये पॉइंट होता है, और इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a, तो a माइनस ई ए हो गया a टाइम्स 1 माइनस ई फॉर पॉइंट A1, ठीक है। एंड यहीं से PS1 का मैक्सिमम वैल्यू सबसे दूर ये वाला पॉइंट होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो एक सर्किल बनेगा वो ऐसे बनेगा, और जो दूसरा सर्किल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये ठीक है। ये इसको इधर टच कर रहा है, ये इसको इधर टच कर रहा है, इन्हीं दो सर्किल का इक्वेशन चाहिए। तो PS1 का मैक्सिमम वैल्यू तो ये पॉइंट के लिए हो जाएगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस a, तो जब यहाँ माइनस a रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ई ए कॉमन लिया तो 1 प्लस ई, एंड दिस विल बी फॉर पॉइंट A2। A2 के लिए सबसे ज़्यादा दूरी आएगी, और A1 के लिए नियरेस्ट पॉइंट आएगा। ठीक है। अब सर्किल के लिए सेंटर तो ये हो ही जाएगा, तो सेंटर कैसे निकालेंगे? a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 4, ई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 9 अपॉन 25, तो ई हो गया 3/5। सही है। तो ए ई कितना हो जाएगा? ए ई हो गया 3/5 इंटू 5 3 हो गया। तो S1 के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 3,0। तो रिक्वायर्ड सर्किल 1 हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो ये PS1 मिनिमम कितना हो जाएगा a विच इज़ 5, 1 माइनस ई 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2, हाँ। PS2 मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5, 1 प्लस 3/5, तो ये हो जाएगा 8। तो एक बार तो हो जाएगा 4, मतलब ये 2 का स्क्वायर। रिक्वायर्ड सर्किल 2 विल बी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 64। ये दो सर्किल आ गए जो सबसे पास में एंड सबसे दूर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं।
Question number 4. A rod of length A plus B moves in such a way that both extremities remains on coordinate axis. A point P divides the length in the ratio B/A. ठीक है, from x-axis. Find locus of P. Question 5. Find distance of end of minor axis from foci for the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equals to 1. Question number 6. Find eccentricity of ellipse if length of minor axis is equals to focal length. Question number 7. An archway is in the form of a semi ellipse the major axis of which coincides with road level if the width of the road is 10 meter and a man of height 2 meters just reaches the top when he is 1 meter from a side of the road. Find the greatest height of the arch. ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि अ रॉड ऑफ लेंथ ए इज टू बी ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, moves in such a way that both extremities are remains on coordinate axis if a point P divides the
लेंथ इन द रेशो B/A फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब AB इधर पॉइंट P हो गया जो B/A की रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये ठीक है। तो इसका लोकस निकालना है, मतलब ये रॉड ऐसे स्लिप हो रहा होगा, तो जिसका लोकस निकालना है उसको हमने बोल दिया H, K, ठीक है। और मान लिया H, K। अब कैसे भी कर सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं, ये K हो गया, ये H हो गया, अगर चाहो तो ये थीटा ले लिया, तो ये भी थीटा ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा K cot थीटा, ठीक है। ये हो गया H। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा H tan थीटा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, P का लोकस चाहिए। देखो थीटा से काम चल जाएगा वैसे हमारा। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे H+K cot थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ऐसे ही B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे K+H tan थीटा, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला लगाएं तो H के आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला लगा के थीटा के टर्म्स में, वहाँ से हम थीटा एलिमिनेट कर लें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, जैसे हमने बोला था ना कि किसी भी क्वेश्चन में इफ़ पॉसिबल वी शुड अवॉइड P/H, वी शुड अवॉइड एनी पैरामीटर। हमें ये सोचना चाहिए कि खुद ही ऐसे ही हो जाएगा क्या, तो ये A/B दे रखा है, ठीक है। अब ये H है और ये K है। अब तुम ये देखो, ये ट्राइंगल, ठीक है, एंड ये पूरा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये ट्राइंगल एंड ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ A/B की रेशो में, तो अगर ये लेंथ A है तो ये पूरा लेंथ A+B है। उसका मतलब क्या है कि जो पूरा लेंथ है वो इस लेंथ का A+B/8 फ्रैक्शन है, ये ठीक है। A+B/8 फ्रैक्शन नहीं है, मतलब A+B/8 टाइम्स है। ये जो पूरा लेंथ है वो इस लेंथ का, तभी तो हमने इस लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो A+B आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये H है तो ये पूरा इतना टाइम्स हो जाएगा, ये ठीक है। ये हो जाएगा A+B/8 टाइम्स H। ऐसे ही अगर ये K है तो ये लेंथ अगर B है तो ये पूरा A+B है, तो ये बड़ा ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। तो अगर ये लेंथ B है तो ये पूरा लेंथ A+B/B टाइम्स हो जाएगा इस लेंथ का, क्योंकि ये B है और ये A+B है। तो अगर ये K है तो ये पूरा लेंथ A+B/B टाइम्स हो जाएगा K का। अब अगर मैंने ये सोच लिया तो एक झटके में क्वेश्चन हो जाएगा। ये ठीक कैसे हो जाएगा, इसके आगे क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि इस पूरे का लेंथ क्वेश्चन में A+B बता रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको O बोल दूँ, इसको A बोल दूँ, इसको B बोल दूँ, तो OA² प्लस OB² इज इक्वल्स टू AB²। तो उसका मतलब क्या है कि A+B/A टाइम्स H का होल स्क्वायर प्लस A+B टाइम्स K/B का होल स्क्वायर बराबर A+B का होल स्क्वायर। तो A+B का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो H² प्लस K² इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स X² प्लस ये लोकस आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। और देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस थीटा को लेने की बजाय, ऐसे लेने की बजाय इसको हम सीधा बोल दें α, 0 और इसको बोल दें 0, β, सही है।
तो सेक्शन फार्मूला लगा के ऑल्टरनेटिवली एच कितना आ जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही के कितना आ जाएगा, यहाँ से बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी बीटा प्लस ए 0 अपॉन ए प्लस बी, ये आ गया। और ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस स्क्वायर में दिस स्क्वायर बराबर दिस पूरा लेंथ ए प्लस बी दे रखा था उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा उठा के रख दिया, बीटा उठा के रख दिया, यही आ जाएगा एग्जैक्टली। तो ये विदाउट क्या बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल बोले हुए सेम ही काम किया है हमने। ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ माइनर एक्सिस फ्रॉम फोकाई फॉर द एलिप्स। मतलब ये क्या बोला रहा है कि ये एंड ऑफ माइनर एक्सिस है B1 और फोकाई दोनों से बराबर ही आएगा, चाहे S1 से निकालो चाहे S2 से निकालो, और चाहे B1 का निकालो चाहे B2 का निकालो, दोनों बराबर ही आएगा, एक ही बात है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो S1B प्लस S2B, एक तो ऑफकोर्स ये A ही हो गया, ये B हो गया, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। अदरवाइज दिस प्लस दिस 2A होगा, और सिमेट्री से ये दोनों बराबर है तो ये भी A होगा ये भी होगा। ठीक है, तो S1B1 बराबर A बराबर कितना, A का वैल्यू 4, तो ये आंसर हो गया एक लाइन में। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, वो होता है 2ae। फोकल डिस्टेंस हमने बोला था अलग चीज़ होता है, वो तो इलिप्स के ऊपर अगर हमने अलग अलग पॉइंट लिए तो उनका फोकल डिस्टेंस अलग अलग आएगा। फोकल लेंथ S1 S2 होता है ये। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ है वो बेसिकली क्या होता है, फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो 2 कैंसिल, B/A बराबर E हो गया, स्क्वायरिंग कर दिया तो B² अपॉन A स्क्वायर बराबर E² हो गया। B² अपॉन A² 1 - E स्क्वायर होता है, तो यहाँ से इसको अगर हम इधर भेज दें तो 2² 1, E² हाफ, और E कितना हो गया 1/√2, यही आंसर हो गया। ठीक है, E इज 1/√2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एन आर्चवे इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स द मेजर एक्सिस ऑफ विच कोइंसाइड्स विद रोड लेवल। उसका ना क्या, ये मान लिया रोड है और इस पे एक इलिप्टिकल मतलब ऐसे इलिप्स बना हुआ है, तो उसका जो मेजर एक्सिस है वही रोड है, ये बोल रखा है। ठीक है, विच कोइंसाइड विद दिस इफ़ द विड्थ ऑफ द रोड इज़ 10 मीटर। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन मान लिया, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू 5 हो गया मतलब, एंड ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर जस्ट रीचेज द टॉप व्हेन ही इज़ 1 मीटर अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड। तो अगर इधर से कोई 1 मीटर डिस्टेंस पे है एंड अगर वो 2 मीटर हाइट का है तो वो जस्ट ही विल रीच दिस टॉप। तो अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूँ, इधर 1 मीटर है तो इधर तो 4 बचेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द आर्च। उसका मतलब क्या है कि उसने बी पूछा है। तो इलिप्स का इक्वेशन हम मान सकते हैं x² अपॉन A² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहे हैं तो लाई करा दिया। 4,2 तो 16/25 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज 4 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 16/25 विच इज़ 9 अपॉन 25। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 और बी इज इक्वल टू 10/3। तो 10/3 मीटर ये आंसर हो गया। तो इसका हाईएस्ट लेंथ क्या हो गया, सॉरी हाईएस्ट नहीं मतलब हाइट क्या हो गया, इतना। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। Auxiliary circle and parametric point on ellipse। तो फर्स्ट पॉइंट, सर्कल ड्रॉन ऑन major axis as diameter is called auxiliary circle of ellipse। ठीक है, एंड फॉर ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ठीक है, जिसमें ए बी से बड़ा है, तभी तो हमें पता लगेगा कि मेजर एक्सिस कौन है और माइनर एक्सिस कौन है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, तो ये रेडियस हो जाएगा ए। ऑक्सिलरी सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये इलिप्स है और इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है A1 A2, उसको हमने डायमीटर मान के एक सर्कल खींच लिया और ये ऑक्सिलरी सर्कल हो गया A B। दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लिया हमने ऑक्सिलरी सर्कल पे एक पॉइंट लिया P। ठीक है, ये मान लिया थीटा है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, क्योंकि ये डिस्टेंस a होगा एलिप्स के अंदर, ये डिस्टेंस b होगा, ये a होगा, तो सर्कल के लिए तो पूरी रेडियस ही a हो जाएगी। तो अगर ये a है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये मान लिया n है, ये मान लिया q है, ये थीटा हो गया। अगर ये a है तो ये a cos थीटा हो गया, ये a sin थीटा हो गया। तो जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है ना r cos थीटा r sin थीटा, वही चीज़ हो गया। सर्कल का जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो r cos थीटा r sin थीटा, r की जगह यहाँ पे बस a है, तो ये पॉइंट हो गया a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो पॉइंट Q है, हमने मतलब P से
माइनर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, अब वो लाइन तो आगे जाके एलिप्स को यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, बट ये एलिप्स को मेजर एक्सिस के सेम साइड पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला, कोई भी पॉइंट पी लिया हमने ऑक्सिलरी सर्कल पे, वहाँ से एक माइनर एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा, वो लाइन एलिप्स को 2 बार कट करेगा, उन दोनों में से हम उस पॉइंट को ले रहे हैं जो मेजर एक्सिस के सेम साइड पे है। कौन सी सेम साइड पे? जिस साइड पे हमने पी लिया है। तो वो जो पॉइंट Q है दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो मतलब इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, P और Q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो अगर एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है, मान लिया ये, तो यहाँ से हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये वाला पॉइंट इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल पे। अगर ऑक्सिलरी सर्कल पे दे रखा है ये पॉइंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा एलिप्स के ऊपर। ठीक है, अब जो Q है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, एक ही वर्टिकल लाइन पे है, तो n के कोऑर्डिनेट्स भी a cos थीटा कॉमा 0 हो जाएगा, और मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा 0। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा, अब जो पॉइंट Q है वो तो इलिप्स के ऊपर है, तो जो इलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम उसमें ये पॉइंट रख सकते हैं x की जगह a cos थीटा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो y की जगह कितना आएगा, b sin थीटा। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझाया कि सर्किल के ऊपर कोई पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया, उसका पैरामीट्रिक पॉइंट सर्किल का a cos थीटा a sin थीटा, फिर हमने बोला कि उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट का क्या मतलब है इलिप्स के ऊपर, वो पॉइंट Q आ गया। Q के फिर हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो वो a cos थीटा b sin थीटा आ गया। तो यही हो गया इलिप्स के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट। तो अगर हमें इलिप्स दे रखा है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर अगर हमें कोई पॉइंट चाहिए तो दैट कैन बी टेकन एज a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज पॉइंट थीटा। अब a cos थीटा b sin थीटा में बस ये याद रखेंगे कि जैसे Q पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा, तो हम Q को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करें तो OQ एंगल थीटा नहीं बनाएगा x एक्सिस के साथ, मतलब ये वाला एंगल थीटा नहीं है। इस वाले केस में जो थीटा है वो कौन सा थीटा है कि इलिप्स का जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने ऑक्सिलरी सर्कल पे लिया, उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो रेडियस वेक्टर आया P का OP, ये थीटा एंगल बनाएगा। और इस थीटा एंगल का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो Q जो है a cos थीटा b sin थीटा, ये इलिप्स के ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज पॉइंट थीटा एंड इट इज़ कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल थीटा। 0 से 2 पाई तक जाएगा, एंड थीटा इज नॉट एंगल मेड बाई OQ with x axis, it is the angle made by OP where P is the corresponding point। ये मेरे को समझ में आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पॉइंट है तो ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा। ठीक है, तो अब इसी को लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट इन डायग्राम, पॉइंट्स P and Q are called corresponding points on auxiliary circle and ellipse, auxiliary circle and ellipse। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ए पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन ellipse can be taken as Q a cos theta comma b sin theta, also known as point theta।
ऑल्सो नोन एज पॉइंट थीटा, ये ठीक है, वेयर थीटा इज ए पैरामीटर एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 2 पाई ओपन। अब पॉइंट जैसे इधर ऐसे घूमेगा तो थीटा ये चेंज होगा ऐसे करके और घूम के फिर वापस ही आएगा। 2 पाई पे ओपन क्यों लगाया है? क्योंकि ए के लिए थीटा का वैल्यू 0 आएगा, तो जब 0 आ गया तो दोबारा घूम के वापस आएंगे तो 0 ही लेंगे, फिर 2 पाई नहीं लेंगे, दो एंगल नहीं लेंगे एक ही पॉइंट के लिए। वेयर थीटा इज़ पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अगर मैंने बोला कि पैरामीट्रिक पॉइंट है तो पैरामीट्रिक पॉइंट तो ठीक है, बट चेंज क्या होगा? अगर मैंने इलिप्स के ऊपर अलग अलग पॉइंट लिए तो इस ए बी और थीटा में क्या चीज़ चेंज होगा? तो उससे हमें पता लगा थीटा चेंज होगा क्योंकि वो पैरामीटर है, ए और बी फिक्स रहेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या है? थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, नोट क्या है? नोट दैट थीटा इज नॉट the angle made by OQ with x-axis, rather it is made by OP with x-axis। made by OP with x-axis। ठीक है, नोट 2, पी क्यू अपॉन क्यू एन। पी क्यू अपॉन क्यू एन कितना हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस ए साइन थीटा है, ये बी साइन थीटा है, तो ये कितना बचेगा? ऊपर ए साइन थीटा में से बी साइन थीटा घटा दिया, ये तो हो गया पी क्यू। क्यू एन सीधा सीधा क्यू का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो अब अगर इसमें से साइन थीटा कैंसिल कर दें तो याद आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी, मतलब दिस अपॉन दिस हमारे पास कितना आ गया? ए माइनस बी अपॉन बी। इसमें कहीं थीटा है ही नहीं। अब अगर इसमें थीटा है नहीं तो उसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट क्यू है वो इसको फिक्स रेशो में कट करेगा हमेशा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर्किल के डिफरेंट पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जो इलिप्स होगा, ये ठीक है, जो इस सर्किल के लिए इलिप्स होगा, वो इलिप्स इन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स्ड रेशो में कट करेगा। ठीक है, अब ये एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो, एज ए रिजल्ट भी मान सकते हैं, ये ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ellipse will cut perpendicular dropped from points on auxiliary circle to x-axis। ऑक्सिलरी सर्किल बेसिकली हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किल कोई भी एक सर्किल ले लिया हमने, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब कोई भी उसका एक डायमीटर ले लिया, तो एक सर्किल है उसका एक डायमीटर है। अब हमने क्या किया, सर्किल से उस डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर आ जाएंगे। उन परपेंडिकुलर्स को कोई भी एक फिक्स रेशो ले ली, मैंने मान लिया 1:2 की रेशो ले ली, तो 1:2 की रेशो में जितने भी पॉइंट कट करेंगे सब एक इलिप्स पे लाई करेगा। रेशो चेंज कर दिया मैंने, 2:3 का ले लिया, 2:3 का ले लिया तो एक दूसरा इलिप्स आ जाएगा,
उसके लिए दोनों के लिए ऑक्सिलरी सर्किल सेम रहेगा क्योंकि सर्किल चेंज नहीं हो रहा है। बट इन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स्ड रेशियो में कट करने वाले पॉइंट का लोकस इलिप्स आएगा, ये मतलब है कहने का। तो इलिप्स विल कट परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्किल टू एक्स एक्सिस इन ए फिक्स्ड रेशियो। ये रिजल्ट हो गया बस। इन ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। नोट 3, फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट थीटा ऑन एलिप्स इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस, मतलब ऐसे था ना PS1, यहाँ पे तो पॉइंट Q लिया है हमने, तो QS1 कॉमा QS2, वैसे तो कोऑर्डिनेट ये था a प्लस माइनस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस माइनस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, a कॉस थीटा, तो a कॉस थीटा, तो पूरे में से a कॉमन निकाल लिया और 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ये हो गया, ये भी याद कर लिया। नोट 3, इलिप्स के ऊपर मान लिया दो पॉइंट है, एक θ1 और एक θ2। θ1 का मतलब क्या है, a cos θ1 b sin θ1, ये कोऑर्डिनेट हो गए। θ2 का मतलब क्या है, a cos θ2 b sin θ2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इक्वेशन ऑफ chord joining θ1 and θ2 on the ellipse will be AB का इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्टली वो इक्वेशन है जो सर्किल वाला था, और सर्किल में हमने याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। सर्किल का इक्वेशन क्या था, x cos θ1 प्लस θ2, मतलब जो सर्किल का इक्वेशन था वो ये था, x cos θ1 प्लस θ2/2 प्लस y sin θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल्स टू r cos θ1 माइनस θ2/2। ये ठीक है। यहाँ पे एक r था तो हम उस r को इधर ले आए, तो अपॉन r, तो बस हम क्या करेंगे, इसमें a लिख दिया, इसको b लिख दिया। तो जो सर्किल है वो इलिप्स का स्पेशल केस है। सर्किल इलिप्स का स्पेशल केस कौन सा है, अगर a बराबर b हो जाए तो इलिप्स सर्किल बन जाएगा। तो अगर a बराबर b हो जाए, मतलब b की जगह मैं a लिख दूं, तो a रेडियस का सर्किल आ जाएगा, तो वो a उधर चला जाएगा, तो वही सर्किल वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हमने सर्किल का रिजल्ट याद किया है तो इसको याद करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
अब देखो, अगर तुम्हें याद हो तो पैराबोला में भी हमने एक कॉर्ड का इक्वेशन लिखा था कि T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने एक रिजल्ट ऐसे लिखा था कि अगर वो कॉर्ड एक्स एक्सिस को α,0 पे कट करे तो T1 T2 का वैल्यू -α/a होता है, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। फिर हमने बोला था कि उसका स्पेशल केस लिया था कि अगर अल्फ़ा जो है वो फोकस हो जाए तो अल्फ़ा की जगह a रख सकते हैं, तो T1 T2 -1 हो गया। तो फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 क्या हो गया, -1। एग्जैक्टली सेम लाइन पे यहाँ पे भी एक रिजल्ट आएगा उसी के विज़ क्या आएगा वो अभी डिराइव करेंगे। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑफ कोर्स इस पॉइंट के कॉर्डिनेट्स मेरे को पता है, a cos θ1 b sin θ1, इसके भी कॉर्डिनेट्स पता है, a cos θ2 b sin θ2। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये आ जाएगा। जैसे सर्कल में आया था वैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, नोट 4, इफ chord joining θ1 and θ2 passes through α,0 on x-axis, then मतलब what we are talking about is this कि ये मान लिया θ1 है, ये मान लिया θ2 है और ये पॉइंट α,0 है। तो इसमें α,0 रख दिया तो α/a cos θ1 प्लस θ2/2 प्लस 0, मैं यहाँ अल्फ़ा रख दिया, यहाँ a 0 रख दिया, α,0 और उधर कितना बचेगा cos θ1 माइनस θ2/2। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, ये हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2/2 अपॉन cos θ1 प्लस θ2/2। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, इसको लिख दिया अल्फ़ा माइनस a अपॉन अल्फ़ा प्लस a, तो यहाँ से आ जाएगा cos डिफरेंस अपॉन cos में नीचे सम आ जाएगा θ1 माइनस θ2/2 प्लस cos, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस a अपॉन अल्फ़ा प्लस a बराबर cos c माइनस cos d आ जाएगा 2 साइन c प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2, ऐसे ही नीचे cos sum/2, तो दिस इज 10। तो जो पैराबोला में जो रिज़ल्ट था T1 T2 माइनस α/a, तो उसी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आया, उसी के जैसा रिजल्ट आया, बस T1 T2 वहाँ पे पैरामीटर था at² 280 में जो t था, तो यहाँ पे वो tan θ1 और tan θ2 आ गया है, और उधर क्या था माइनस α/a था, यहाँ अल्फ़ा माइनस a अपॉन अल्फ़ा प्लस a, ठीक है। तो एक तो ये रिज़ल्ट आ गया, इसको भी वी कैन मेमोराइज, अल्फ़ा माइनस a अपॉन अल्फ़ा प्लस a, ठीक है। अब एज ए स्पेशल केस वही, अगर अल्फ़ा जो है वो फोकस हो जाए, ठीक है, तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर S1 फोकस S1 अल्फ़ा जो है वो AE हो जाएगा। तो फिर फोकस S1 के लिए जो पैराबोला में था वहाँ कंडीशन क्या था, T1 T2 बराबर -1। तो यहाँ पे अगर कोई फोकल कॉर्ड है, मान लिया अगर ये फोकस है, तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, वो ये होगा tan θ1 इंटू tan θ2/2 विल बी AE रखा, तो A तो पूरा कैंसिल हो गया, E-1 अपॉन E+1। तो जो राइट वाला फोकस है, इस फोकस के लिए tan में हाफ एंगल का प्रोडक्ट, ये ठीक है, tan θ1/2 tan θ2/2 वो E-1 अपॉन E+1 होगा। और यहीं से फॉर S2
पुट अल्फ़ा बराबर माइनस ए ई। तो अगर इसमें माइनस ए ई रखा तो ए कैंसिल, ऊपर आ जाएगा माइनस ई माइनस वन, नीचे आ जाएगा माइनस ई प्लस वन, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, इंटू टेन थीटा 2/2, इसमें आ जाएगा ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन। ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको यू आर सपोज टू मेमोराइज। ठीक है, इसके बेसिस पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन, लेट S1 and S2 are foci of x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 and chords comma P2 S2 P3 comma P3 S1 P4 P4 S2 P5 comma and so on are drawn where eccentric angles of PI is theta I for I is equals to 1, 2, 3, 4 and so on. Then prove that tan theta 1/2 tan theta 2/2 बराबर cot theta 2/2 cot theta 3/2 बराबर tan theta 3/2 इंटू tan theta 4/2 बराबर, ठीक है, फिर cot theta 4/2 cot theta 5/2 बराबर एंड सो ऑन। मतलब ऑल्टरनेट tan एंड cot का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन हद से ज़्यादा सिंपल है। अगर हमें ये रिजल्ट याद है तो एक लाइन में हो जाएगा। उसने क्या बोला है कि S1 और S2 फोकस है, तो हमने ऐसे कॉर्ड खींचा P1 S1, मान लिया ये P1 है, ये P2, फिर P2 S2 P3, फिर इसको वापस S1 से मिलाया, इसको P4 बोला और फिर इसको वापस ऐसे मिलाया एंड सो ऑन। तो P1 और P2 के लिए ये सेटिस्फाई होगा, tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 E माइनस वन, ये हो जाएगा क्योंकि S1 से पास कर रहा है। P2 P3 के लिए ये वाला सेटिस्फाई होगा। अब दिस इज़ नथिंग बट E माइनस वन ई प्लस वन, इसको अगर मैं पलट दूँ E माइनस वन ई प्लस वन तो ये कॉट कॉट हो जाएगा। तो 1 और 2 के लिए जो tan होगा वो 2 और 3 के लिए कॉट कॉट हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है? क्लियरली ईच रेशो इज E माइनस वन अपॉन E प्लस वन, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जब भी ये S1 से पास होगा तो E माइनस वन अपॉन E प्लस वन tan का प्रोडक्ट हो जाएगा, और जब भी S2 से पास होगा तो ये कॉट का प्रोडक्ट हो जाएगा। बस यही प्रूव करने के लिए बोला है। तो दिस इज वेरी इजी। तो आई होप ये समझ में आया होगा।